वो बता दिए थे पिछले वीडियो में, ठीक है, जब भूगोल पढ़ा रहे थे, ठीक है। ये जो है आपका क्लास 10 का, ठीक है, और आपका भूगोल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। अगर पार्ट 1 इसका नहीं देखे, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 होने जा रहा है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से आपको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहते हैं कि ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय बताए, ठीक है। ऊर्जा संसाधन के जो होते हैं उसके बचाव के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसके आप बताइए, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। पहला आप बात करें तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत को अधिक उपयोग में लाना चाहिए, जिससे परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो है भंडार बचाया जा सके। देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा किसको कहते हैं? वैसे ऊर्जा जिसको जो है उपयोग करे और समाप्त हो जाए, ठीक है, उसे गैर परंपरागत कहते हैं। जो परंपरा से चलते आ रही, ठीक है, उसको परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। तो वैसे ऊर्जा आवश्यक है जो मतलब कम समय तक टिकाऊ हो, ठीक है, और जिसको लंबा समय तक चलना उसको अच्छे से बचाना चाहिए। ओके, उसके बाद कहते हैं दूसरा पॉइंट में कि अनावश्यक उपयोग को कम करना चाहिए। अनावश्यक उपयोग कम करना चाहिए, जिसका उपयोग नहीं करने का, जिसको कम हो सकता उपयोग उसको कम करना चाहिए, ठीक है। सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग करना चाहिए। जैसे कि आप अगर कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अकेले अगर हैं तो मोटरसाइकिल का प्रयोग ना करें, सार्वजनिक परिवहन जो होते हैं उसका प्रयोग करिए, ठीक है। इससे जो होते हैं यानी कि संसाधन के क्या हो गए, बचत हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं खान से कोयला और पेट्रोलियम निकालने के लिए तकनीकी को विकसित करना चाहिए, जिससे कि खनन के समय बड़ी मात्रा में इष्ट ईंधन जो है नष्ट ना होने पाए। कहते हैं जब कोई खान से, ठीक है, जब कोई जमीन के अंदर से कोयला और पेट्रोलियम को निकाला जाता है तो उसके लिए जो है तकनीक का विकास करनी चाहिए, मतलब मशीन का विकास करना चाहिए, जिससे जब कोई खान से जिसको खदान के समय जब निकाला जाता है तो उसको जो बड़ी मात्रा में जो है ईंधन समाप्त नहीं होना चाहिए, मतलब बर्बाद जो हो जाता है नष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5वां पॉइंट कहते हैं जहाँ तक संभव हो बिजली बचाने का प्रयास करें, ऊर्जा की बचत ही संरक्षण है, ठीक है। अब जहाँ तक हो सके बिजली का जो होता है फिजूल में खर्चा ना करें, ठीक है। अब जब घर पर नहीं रहे तो पंखा और बल्ब जो होता है उसको बंद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, ठीक है। कहते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के वन क्यों पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए और किसी एक का वर्णन करिए, ठीक है। कहते हैं कि भारत में जो विभिन्न प्रकार के वन क्यों पाए जाते हैं उनसे नाम लिखना और किसी एक का वर्णन करना है। तो भारत में धरती स्वरूप में अंतर, मिट्टी, जलवायु विविधता के कारण विविध प्रकार के वन उगते हैं। कहने के मतलब हुआ कि भारत के जो होते हैं धरतलीय मतलब कि मिट्टी के जो स्वरूप है उसमें अंतर होते हैं। जैसे इसमें मिट्टी, जलवायु, ठीक है, विविधता मतलब परिवहन जो होते हैं जिसको कह सकते हैं पर्यावरण, ठीक है, सब अलग अलग होते हैं। तो कहते हैं भारत में वन जो है निम्न प्रकार से बांटे जाते हैं। पहला होते हैं उष्णकटिबंधीय चिर हरित वन या सदाबहार वन जिसको कहते हैं। दूसरा वन होता है उष्णकटिबंधीय पर्णहरित या तो पतझड़ वन जिसको कहते हैं, ठीक है, पतझड़ जिसको पत्ते वाले क्षेत्र में कह सकते हैं। शीतोष्ण पर्वतीय वन या कोनधारी वन, ठीक है। चौथा होता है कि डेल्टाई वन या ज्वारीय वन, ठीक है। पांचवा होता है मरुस्थलीय वन या कटीले वन। तो इस तरह से जो है 5 वन पाए जाते हैं, आपको पता है। चलिए हम आपको एक जो है बोले थे किसी एक का विस्तार करिए। तो लिखे हैं कि चिरहरित वन या सदाबहार वन किसे कहते हैं। तो चिरहरित वन जो होते हैं सागन वन होते हैं, ठीक है। चिरहरित वन कैसे होते हैं, सागन वन होते हैं। इनकी लकड़ियां जो है इनकी लकड़ियां कड़ी होती है, ठीक है। अधिक तापमान, वर्षा और दलदली जो है मार्गों में उगने के कारण इन्हें काटना और काम में लाना कठिन होता है। चिरहरित वन जो होते हैं सागन वन होते हैं। कहने का मतलब होता है कि इनकी लकड़ियां कठी यानी कड़ी होती, ठीक है, और इनको जो है तापमान अधिक, वर्षा, कहने का मतलब कि इनका जो लकड़ी जो उगाया जाता है चिरहरित वन, तो इसमें जो तापमान अधिक होता है और वर्षा अधिक होता है। तो यह जो है दलदली भाग में पाया जाता है, ठीक है। कैसे भाग में उगता है, तो दलदली भाग में उगता है और इन्हें काटना और काम में लाना कठिन होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं एबेन्यू और महायोगिनी इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष है, वृक्ष का नाम है, ठीक है, महायोगिनी इन वन के महत्वपूर्ण है वृक्ष।
क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वन्य जीव के ह्रास के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो वन्य जीव के ह्रास के निम्न 4 प्रमुख कारण हैं। वन्य जीव कहने का मतलब हुआ कि आप समझ सकते हैं कि वन्य जीव जो रह रहे थे जंगलों में, तो उसके ह्रास मतलब कमी हुआ, उसके 4 कारण को लिखिए। तो आपको बहुत से पता होंगे 4 कारण, क्या 5 कारण भी लिख सकते हैं। जैसे कि पहले देखिएगा, तो वन प्रदेश की काटने के कारण वन्य जीव का आवास कम हुआ है। कहने के मतलब कि जो भी जंगल में रहते हैं, मतलब कि वन प्रदेश में रहते हैं, तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे की कटाई हो रहा है, पेड़ पौधे काटने के कारण जो है जो वन्य जीव है उसका आवास क्या हो रहा है, आवास का मतलब घर जो है कम हो रहा है। ठीक है, दूसरा होते हैं कि वन्य जीव का लगातार शिकार किया जाना है। देखिए, मनुष्य लोग जो है वन्य जीवों का लगातार शिकार किया जा रहा है, जिसके कारण वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। कृषि में अनेक रसायनों का प्रयोग भी कई वन्य जीव के अस्तित्व का खतरा उत्पन्न कर दिया है। देखिए, मनुष्य जो है कृषि में जो अनेक रसायनों का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, जिससे वन प्राणियों के अस्तित्व को क्या हो गया, खतरा उत्पन्न हो गया। देखिए, प्रदूषण के कारण भी वन एवं वन प्राणियों का ह्रास है। देखिए, मनुष्य जो है अपने स्वार्थ के लिए क्या किए हैं कि जंगलों में जो है या वन प्रदेश में जो है यानी फैक्ट्री वगैरह लगाती है, उससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। ठीक है, जिसके कारण से वन और वन जीव के जितने भी प्राणी है उसका क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि वन जो है मनुष्य जो अपना स्वार्थी लाभ के लिए जब जंगलों में फैक्ट्री जब लगाया तो उससे प्रदूषण हो रहा है, तो सामान को आने जाने के लिए रेल पटरियों का विकास किया, जिसके कारण से भी जंगलों की कटाई हुआ, तो वन और वन जीवों का क्या हुआ, ह्रास हुआ, मतलब कमी हुआ। ठीक है, ह्रास का मतलब कमी। क्वेश्चन नंबर 24 में कहते हैं कि निम्नलिखित में संबंध एक खनिज का नाम लिखे। ठीक है, आपको इसमें जो दिया गया एक खनिज का नाम लिखना, जैसे बाबा बुदन पहाड़ी, तब बाबा बुदन पहाड़ी जो होते हैं लौ आयक्स इसमें पाए जाते हैं। देखिए, बंगुरु पहाड़ी, तो इसमें जो बॉक्साइड पाए जाते हैं। ठीक है, कोलार, तो कोलार में जो आपको पाया जाता है सोना। ठीक है, आपको बात की जाए तो ढाली राजहार, तो इसमें लो आयक्स पाए जाते हैं। घाटशिला, तो घाटशिला में तांबा पाए जाते हैं। वेल्डीला, तो इसमें पाए जाते हैं लौ आयक्स। ठीक है, वेल्डीला में क्या पाए जाते हैं, लौ आयक्स पाए जाते हैं। अगर बात करें कोडरमा, तो इसमें अभ्रक पाए जाते हैं। ठीक है, रियासी क्षेत्र में तांबा पाए जाते हैं। लौ आयक्स को के नाम लिखिए। ठीक है, आपको पता होगा कि लो आयक्स जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लो आयक्स का नाम लिखिए। तो लो आयक्स के मुख्य रूप से 4 रूप में पाए जाते हैं। पहला होते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, अंडेराइट। ठीक है, ये देखिए लोहा के प्रकार होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभ्रक का उपयोग क्या है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि अभ्रक जो है विद्युत रोधी खनिज है। ठीक है, जिस कारण इलेक्ट्रिक जो होते हैं उपकरण निर्माण में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। और इसके अतिरिक्त अगर बात की तो अबीर गुलाल बनाने में और आयुर्वेदिक दवा निर्माण में भी किया जाता है। ठीक है, अभ्रक का प्रयोग किया जाता है, मतलब हल्का सा मात्रा, ज्यादा मात्रा में नहीं, मिक्स में किया जाता है। ठीक है, अभ्रक का प्रयोग जो होता है ना विद्युत रोधी के निर्माण में किया जाता है, विद्युत को निर्माण में किया जाता है। और इसके बाद अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान उपकरण होते हैं तो उसके निर्माण में होता है। और इसके अतिरिक्त बात की जाए तो अबीर गुलाल और आयुर्वेदिक दवा बनाने में किया जाता है अभ्रक का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में कहते हैं कि लोहा के प्रमुख उत्पाद को राज्य के नाम लिखिए। ठीक है, लोहा के जो प्रमुख उत्पादक है उसके नाम लिखना है। तो लोहा के प्रमुख उत्पादक राज्य हो जाएंगे कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोंगा, झारखंड आदि। ठीक है, आइए लोहा के जो है 4 प्रकार के नाम लिखिए। आपको पता होगा कि कोयला जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि कोयला जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं, तो पहला देखिए एंथ्रासाइट होते हैं, बिटुमिनस होते हैं, लिग्नाइट होते हैं और पिट होते हैं। ठीक है, याद रख सकते हैं क्योंकि कोयला जो है बहुत बार पूछे जाते हैं कि बताइए कि इनमें से कौन जो है उच्च स्तर का कोयला होता है। तो इनमें जो होते हैं इनमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है, तो यह जो शुद्ध कोयला होता है। ठीक है, सबसे घटिया कोयला के नाम से पिट कोयला जाना जाता है। ठीक है, भारत में जो सर्वाधिक मात्रा में मिलता है वो मिलता है बिटुमिनस। ठीक है,
और लिग्नाइट कोयला से जो है जलाने पर जो धुआं अधिक देता है और उसमें कम देता है। ओके, एंथ्रासाइड का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सोना को गलाने में किया जाता है क्योंकि शुद्ध कोयला होता है। ठीक है, आइए इसको बात कर लेते हैं। गोंडवाना क्षेत्र के कोयले मुख्यतः किन क्षेत्र में पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र के जो है कोयला जो है किन किन क्षेत्र में पाया जाता है? तो इस समूह में 96% कोयले का भंडार शामिल है जो हमारे देश में मिलता है। ठीक है, जो हमारे देश में मिलता है। इसका निर्माण लगभग बात करें तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, और यह जो है 4 नदी घाटियों में पाई जाती है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र की बात करें तो यह समूह जो है कोयला के भंडार में अगर शामिल किया जाए तो 96% कोयला शामिल होते हैं। ठीक है, और इसका निर्माण की अगर बात किया जाए तो आज से करीबन 20 करोड़ पहले हुआ था, 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, और इनकी अगर बात किया जाए तो यह नदी में ही पाए जाते हैं, नदी घाटी में पाए जाते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी, ठीक है, और बर्न गोदावरी नदी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि महानदी आप पढ़े होंगे तो महानदी जो है किस राज्य में? ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं कि महानदी जो है कौन सी नदी पर बनाया गया? तो यह जो सतलज नदी पर बनाया गया था। ठीक है, और यह आप कमेंट करिएगा कि कौन सा राज्य में महानदी। ठीक है, हीराकुंड बांध किस महानदी किस राज्य में है? कमेंट करिएगा। आइए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में लौह अलौह खनिज में अंतर बताए। ठीक है, लौह और अलौह खनिज में अंतर बताए। देखिए आपको पता होगा कि लौह खनिज किसे कहते हैं? तो जिसमें लोहा के अंश पाया जाएगा उसमें लौह खनिज कहेंगे। ठीक है, वैसा खनिज जिसमें लोहा के अंश पाया जाता है लौह खनिज कहलाता है, जैसे मैग्नीज और क्रोमाइट, पायराइट, ठीक है, टंगस्टन, निकिल और कोबाल्ट लोहा खनिज के अंतर्गत आते हैं और इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के इस्पात बनाने में किया जाता है। देखिए अलोहा किसको कहते हैं? अलोहा खनिज में जो है लोहा का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, अब्रक, ठीक है, बॉक्साइड, टीना, मैग्नीशियम। यदि इनका प्रयोग जो है जेवर सिक्के में भी आप कह सकते हैं कि लोहा के अंश नहीं पाए जाते। ठीक है, लोहा के अंश नहीं पाए जाते मतलब अलोहा के नहीं होते। बर्तन, ठीक है, अगर बर्तन अगर लोहा के है तो समझिए बर्तन में जंग लग जाएगा। ठीक है, बॉक्स जो स्टील के होते हैं, तार आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अलोहा खनिज किसे कहते हैं? लोहा खनिज उसको कहते हैं जिसमें लोहा के अंश पाया जाता है। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं मैग्नीशियम, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन, ठीक है, निकिल, कोबाल्ट और लोहा खनिज के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, और इनका प्रयोग भी विभिन्न प्रकार के इस्पात बनाने में किया जाता है। ठीक है, अलोहा खनिज किसे कहेंगे? तो जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अलोहा खनिज किसको कहेंगे? जिसमें लोहा के अंश नहीं पाया जाएगा। जैसे आप समझ सकते हैं उदाहरण के लिए सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, अब्रक, बॉक्साइट, टीना, मैग्नीशियम आदि। इनका प्रयोग जेवर, सिक्के, बर्तन आदि बॉक्स तार बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, देखिएगा छोटा नागपुर खनिज पेटी का महत्वपूर्ण है। ठीक है, छोटा नागपुर पेटी जो है क्या महत्वपूर्ण है? तो यह पेटी जो है मुख्यतः नीच तथा ग्रेनाइट शैली में युक्त है। ग्रेनाइट शैलियों से क्या युक्त है? यह देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। छोटा नागपुर का जो खनिज पेटी होते हैं इसे क्या होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह जो है कोयला, अब्रक और लौह अयस्क, यूरेनियम आदि मिलता है। इस पेटी के अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल शामिल होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज पेटी का क्या महत्व रखता है, इसके बारे में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि यह खनिज पेटी जो है मुख्यतः नीच तथा ग्रेनाइट शैलियों से युक्त है और यह देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। ठीक है, विकसित देश कह सकते हैं, विकसित क्षेत्र है। और यहाँ कोयला, अब्रक और लौह अयस्क, यूरेनियम आदि मिलता है। ठीक है, यूरेनियम मिलता है छोटा नागपुर के पठार में। और इस पेटी के अंतर्गत जो झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, कहते हैं कि बॉक्साइट किस तरह के एक उपयोगी खनिज है? इनकी प्राप्ति किन चट्टानों से होती है? झारखंड के किन जिलों में इसकी विकसित खान है? ठीक है, तो बॉक्साइट जो है किस तरह के उपयोगी खनिज बताना है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है। ठीक है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है और जिसका प्रयोग हम लोग जानते हैं कि वायुयान
ये एरोप्लेन बनाने में किया जाता है, और बिजली के तार में भी एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो 11,000 का तार जो आता है वो एल्युमिनियम का ही तार होता है। ठीक है, तो बिजली के तार बनाने में और बर्तन बनाने में भी एल्युमिनियम का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग बात करें तो इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, और खनिज तेल को साफ करने में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि बॉक्साइट का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि बॉक्साइट से जो होता है एल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है। ठीक है, बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम नामक धातु निकाला जाता है, जिसका प्रयोग वायुयान को निर्माण में किया जाता है, बिजली के तार बनाने में किया जाता है, और बर्तन बनाने में किया जाता है, और साथ ही साथ जो है सीमेंट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो खनिज तेल को साफ करने में भी किया जाता है। देखिए, बॉक्साइट की प्राप्ति लेटराइट चट्टान से होती है। अगर बॉक्साइट की बात की जाए तो जो आपको लेटराइट चट्टान जो होगा वहाँ पर से इसको बॉक्साइट की प्राप्ति कर सकते हैं। बॉक्साइट का बड़ा भंडार झारखंड के जो है पलामू और लोहारदंग क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अगर बॉक्साइट की बात करें कहाँ पाया जाएगा तो झारखंड के एक बड़े जिले हैं जिसको पलामू कहते हैं। ठीक है, पलामू, उसके बाद लोहारदग जिले में पाया जाता है, जहाँ से निकाल कर रेल मार्ग द्वारा मुरी पहुँचाया जाता है। मुरी क्या है, तो मुरी में जो होते हैं इसको आप कह सकते हैं वहाँ पर कारखाने हैं। ठीक है, तो इन सभी जो है झारखंड में जो है पलामू और लोहारदग में निकाल कर जो है रेल मार्ग के द्वारा मुरी पहुँचाया जाता है, और यहाँ खान विकसित है, मतलब वहाँ फैक्ट्री के विकसित है। ठीक है, भारत बॉक्साइट निर्यात जापान, ब्रिटेन और जर्मनी को करता है। देखिए, जब भारत बॉक्साइट को बना लेता है, निकाल लेता है, तो भारत जो है निर्यात करता है, मतलब बेचता है किसको, जापान को, ब्रिटेन को और जर्मनी को। निर्यात का मतलब होता है कि बेचना, निर्यात का मतलब क्या होता है, बेचना। ठीक है, अब आयात के मतलब होता है खरीदना। जब कोई वस्तु विदेश की वस्तु भारत में लाई जाती है तो उसको कहते हैं आयात। ठीक है, और जो कोई वस्तु मतलब कि भारत की वस्तु विदेश द्वारा में बेची जाती है तो उसको कहते हैं निर्यात किया गया। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत में कोयला उत्खनन कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो भारत में कोयला उत्खनन 1774 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, परंतु व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन जो है 1839 ईस्वी में हो रहा 1839 ईस्वी से हो रहा था। स्वतंत्रता के बाद अगर कोयले उत्पादन काफी वृद्धि हुई है। अभी भारत का स्थान विश्व के कोयले उत्पादक देश में 8वां है। बात करें तो भारत में कोयले के उत्खनन की बात करें कि मतलब कब से आरंभ हुआ था, तो यह जो है 1774 ईस्वी में ही प्रारंभ हो गया था, परंतु व्यावसायिक स्तर पर बेचने के मतलब व्यापार करने के उद्देश्य से उत्पादन होने लगा 1839 ईस्वी में। अगर बात करें कि स्वतंत्रता के बाद, अगर स्वतंत्रता के बाद कोयले का उत्पादन में काफी वृद्धि देखने को मिली है, और भारत का स्थान विश्व में अगर बात करें तो कोयला में 8वां स्थान आता है। आइए एल्युमिनियम के उपयोग का कुछ लिखें। तभी आपको हम बताएं कि एल्युमिनियम के बहुत सारे उपयोग होते हैं, जैसे वायुयान के निर्माण में, विद्युत उपकरण में, घर में जो आप साँचा के जो देखते हैं ना उसके निर्माण में भी किया जाता है। ठीक है, और बर्तन बनाने में, इसके अलावा सफेद सामान रासायनिक वस्तु बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग आता है आपको लिखने में। ठीक है, तो एल्युमिनियम का जो उपयोग होता है वायुयान के निर्माण में। ठीक है, एल्युमिनियम का इसलिए वायुयान के निर्माण में किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम हल्का तत्व होता है। ठीक है, और विद्युत उपकरण में किया जाता है। ठीक है, घरों में जो विद्युत उपकरण के जो तार होते हैं उसे बनाने की। ठीक है, और घर के जो साँचा होते हैं, आप जो समझ रहे पकवान वगैरह बनाने में, उसका भी बहुत डिजाइन से बना दिया जाता है। ठीक है, तो उसका भी प्रयोग किया जाता है साँचा बनाने में। ठीक है, और बर्तन बनाने में देख रहे हैं तसला, कढ़ाई, उसका बड़े बड़े तसला को। ठीक है, बात करें तो सफेद सामान जो है रासायनिक वस्तुओं में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी वस्तु अगर सफेद करना होता है तो एल्युमिनियम का, जैसे आप समझ सकते हैं कि मिठाई में जो होता है एल्युमिनियम और चांदी का हल्का सा मिक्स करके मिठाई को सजाने में भी किया जाता है एल्युमिनियम का प्रयोग। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में देखिएगा कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ। यह मृदा की क्या विशेषता है। ठीक है, भारत के किन भागों में जो है नदी डेल्टा का विकास हुआ है, और यह जो है किस मृदा का विशेषता है। तो बात करें कि भारत के पूर्वी तटीय भाग में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ जो है तटीय मैदान जो स्थित है महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण क्षेत्र है। ठीक है,
भारत के पूर्वी तटीय भाग में जो बात करें तो नदी डेल्टा का तो विकास हुआ है, और यहाँ जो तटीय मैदान स्थित होते हैं महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों द्वारा निर्मित है, तो उसे जो है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र हुआ है। यहाँ बात करें तो बालू मृदा सिल्ड मृत्तिका, ठीक है, विभिन्न अनुपात में निर्मित होते हैं। इसका रंग जो है धुंधला से लेकर लालमय भूरे रंग का होता है, और इसमें उपजाऊ शक्ति अधिक होती है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि बालू मिट्टी और जिसमें जो है बालू सिल्ट और मृत्तिका पाया जाता है, मृत्तिका, ठीक है, और इसका जो रंग धुंधला से लेकर लालमय भूरे रंग का होता है। जलोढ़ मिट्टी जो होते हैं ना, जलोढ़ मिट्टी, तो इसमें उपजाऊ शक्ति अधिक होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। ठीक है, कहते हैं संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा स्रोत को किस प्रकार बांटा गया। ठीक है, संरचनात्मक गुणों के आधार पर बात करें तो ऊर्जा को जो है दो प्रकार में बांटा गया। ठीक है, संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा को जो है दो स्रोत में बांटा गया, जैविक ऊर्जा और अजैविक ऊर्जा। ठीक है, देखिए मानव एवं प्राणी शक्ति को जैविक तथा जल शक्ति आदि को अजैविक शक्ति स्रोत के आधार में रखा गया। देखिए जैविक शक्ति में क्या होते हैं, जैविक शक्ति आप समझ सकते हैं कि जिसमें जीव जंतु के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, और अजैविक में जिसमें जीव जंतु के अंश नहीं पाए जाएंगे उसे अजैविक शक्ति कहेंगे। जैसे आप जैविक शक्ति में आप समझ सकते हैं जल शक्ति। ठीक है, और अजैविक शक्ति के स्रोत अगर बात की जाए तो अजैविक शक्ति के कोयला जैसे हो सकता है। ठीक है, आई हॉटस्पॉट के निर्धारण की मुख्य शर्त क्या है। ठीक है, हॉटस्पॉट आप समझ सकते हैं कि जो है इसकी जो होती है, ये जो प्रजाति होती है, ये क्या होती है, प्रजाति होती है जो मतलब वन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हॉटस्पॉट जो होते हैं इसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो इसका निर्धारण की मुख्य शर्तें क्या होती है, तो बात करें तो देश की प्रजाति की संख्या निर्धारित ऐसी प्रजाति से है जो अन्य कहीं नहीं पाई जाती। ठीक है, देखिए हॉटस्पॉट और रेड डेटा बुक ये सब जो होते हैं मतलब डायरी होते हैं। ठीक है, और इन सभी जो है ऐसे प्रजातियों को लिखा जाता है इन सभी में जिसको मतलब कि बहुत कम है, रेयर केस में मतलब कहीं कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रजातियों की संख्या का निर्धारण किया जाता है जिनमें जो है कहीं और नहीं पाए जाते। ठीक है, धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। अधिवास पास पर अतिक्रमण का सीमा निर्धारित करने के मतलब जहां पर रह रहा था उसका अतिक्रमण हो गया सीमा का, तो उसको निर्धारण करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कहते हैं कि भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो पवन ऊर्जा के विकास से तो निम्नलिखित राज्य का अनुकूल परिस्थितियां जैसे आप समझ सकते हैं कि राजस्थान, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, इन सभी में जो है पवन ऊर्जा प्राप्त की जाती है। पवन ऊर्जा आप लोग को बता दें क्या होते हैं कि जैसे आप लोग हवा देखते हैं ना, हवा के द्वारा मशीन को लगाया जाता है। ठीक है, और बड़े बड़े जो इसको कंपनी और लगा दिया जाता है तो इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और वहाँ पर ज़्यादा हवा चलना चाहिए। ठीक है, तो आपको पवन ऊर्जा प्राप्त होगी। पवन से मिलने वाली जो विद्युत की ऊर्जा होती है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि सागर सम्राट क्या है। ठीक है, सागर सम्राट क्या है, तो देखिए सागर सम्राट क्या होते हैं, तो सागर सम्राट मुंबई हाई पेट्रोलियम खनन उत्खनन जो है क्षेत्र कार्यरता एक जलयान है जो समुद्री क्षेत्र में जल के भीतर तेलकूप की खुदाई का कार्य करता है। कहने का मतलब होता है कि सागर सम्राट जो होता है समुद्र में जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है, समुद्र में, और वहां पर जहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर पेट्रोल है। ठीक है, तो समुद्र के अंदर की जो मशीन होते हैं इसको जाके निकालता है। ठीक है, और धीरे धीरे ऊपर लाता है। ठीक है, और ये जो है समुद्र तल के भीतर तेलकूप मतलब तेल जो होते हैं उसके ऊपर खुदाई करता है और ऊपर लाता है, और ये जो आधारित होता है आपको प्राकृतिक पर ही आधारित होता है। ठीक है, आइए ताप शक्ति क्यों समाप्त संसाधन होते हैं। आपको पता होगा कि ताप शक्ति समाप्त संसाधन है। ताप शक्ति का स्रोत कोयला है। ठीक है, ताप मतलब समझ रहे मतलब जिसको गर्म कर सकते हैं वो उसका स्रोत क्या है, कोयला है। तो कोयला का निर्माण लंबी अवधि की जटिल प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो आपको पता होगा कि कोयला का जो निर्माण हुआ है करीबन बहुत से लाखों करोड़ वर्ष पहले जो है पृथ्वी पर क्या आया था, भूकंप आया था, जिसके कारण से पृथ्वी पलट गया था। तो वहाँ के जो पेड़ पौधे था, जीव जंतु था, सड़ गल गया था, जिसके कारण से वहाँ पर जो है कोयले का निर्माण हुआ था। तो जिसमें करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, किंतु कोयला उपयोग तेजी से हो रहा है।
अगर आप बताइए कि कोई भी संसाधन बहुत बनने में बहुत समय लगता है और उसका उपयोग अगर तेजी से करिएगा तो इनका भंडार क्या रहेगा, सीमित ही रहेगा ना। इनका भंडार सीमित है, इसलिए जो है ताप शक्ति संसाधन समाप्त संसाधन है। तो आप कह सकते हैं कि इसका अगर ज़्यादा उपयोग करिएगा तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज रहने देते हैं 40 क्वेश्चन तक ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा लगे कैसा लगे कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।